हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया से होंगे। आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉमर्स में हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। और जब भी नेक्स्ट क्लास में आना है पुरानी क्लास का रिवाइज कर लेना है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, बर्डन कम होगा। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे इजी ये हमारा चैप्टर होता है। इसमें हमारे पास थ्योरी के कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती हैं डेफिनेशंस, और हमने लास्ट क्लास में दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी। अब आप कहेंगे कि सर इनकम टैक्स है, ज़्यादा समझ में आया नहीं आया। बेटे एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे जब आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देंगे, तो आप रट के लिख दीजिएगा। मैंने पर्सन के बताया था कि 7 कैटेगरी की हेडिंग्स होती हैं जिन्हें हम पर्सन बोलते हैं, और वहां लिखा था पर्सन इंक्लूड्स। फिर हमने आपको असेसी की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें लिखा था असेसी का मतलब ये होता है, और फिर नीचे लिखा था असेसी इंक्लूड्स। 3 पॉइंट उसके अंदर भी दिए हुए थे। ये रहा, आपने इसको रट लेना है। एक बात होगा, कई बार समझ लगेगा कि सर अभी थोड़ा और समझा दो। बेटे वो ना समय के साथ साथ अपने आप मन कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मुझे आता है। तो ये आपने 2 डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ ली थी। अब मेरे साथ पढ़ते हैं और एक 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स। वो क्या होती हैं? बहुत सिंपल है और एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती हैं। नाउ, जैसे आप क्लास 11th में आए थे तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था। क्लास 11th में जब आप कॉमर्स पढ़ने के लिए आए थे तो आपको बोला था एक बिजनेस का कंसेप्ट होता है, सॉरी अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं, इसका नाम होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या सर आप टैक्सेशन के अंदर अकाउंट्स के कंसेप्ट्स की बात करने लग गए हो? अब बेटे बाकी टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं, तो मैंने कहा चलो जो बच्चे समझ पाए वही बात करते हैं। अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हाँ सर, कभी नाम सुना हुआ लग रहा है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता था। ये कहता था कि आपका बिजनेस अभी चलेगा, मुझे लग रहा है कि बिजनेस भविष्य में चलेगा। कब तक चलेगा? कह रहे भाई जब तक दिखाई दे रहा है चलेगा, उसके बाद कोई चीज की इन्फिनिटी लिमिट नहीं होती, चलेगा। अब बिजनेस चलेगा तो हमें बिजनेस की इवैल्यूएशन के लिए एक कंसेप्ट और इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसका नाम था पीरियड कंसेप्ट। ये पीरियड कंसेप्ट कहता था कि भाई बिजनेस किस लिए लगाया है? प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया है, तो समय समय पर अपनी प्रॉफिट निकालोगे या नहीं निकालोगे? तो पीरियड कंसेप्ट कहता था कि ठीक है 12-12 महीने के अपने प्रॉफिट को निकालेंगे। और ये बड़ा जनरल कंसेप्ट है, ये इनकम टैक्स में भी लग गया। अब इनकम टैक्स भी कहता है कि भाई इनकम जो निकालोगे तो इनकम हमेशा किसी ना किसी पीरियड की निकाली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी हम इनकम निकालेंगे तो इनकम किसी ना किसी पीरियड की होगी। नाउ अकाउंटिंग कहती है कि गगन, मान लीजिए ये ईयर चल रहा है, ईयर 24-25। 24-25 का मतलब होता है 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25। फिर ये ईयर चल रहा है 25-26, उसके बाद आएगा 26-27, और इससे पहले गया होगा 23-24। अब इनकम टैक्स के अंदर मेरे साथ साथ बात करेंगे। इनकम टैक्स भी कहता है कि गगन जब इनकम की बात करेंगे तो किसी ना किसी पीरियड की बात करेंगे ना। किस पीरियड की इनकम की बात करोगे? तो हमने कहा कि भाई एक स्टैंडर्ड होता है कि साल की इनकम की बात की जाती है। अब सरकार जो कि आपके ऊपर हैंटर चला रही है, टैक्स दे टैक्स दे टैक्स दे, तो मैं सरकार से कह रहा हूं कि ठीक है टैक्स दे दूंगा, कोई बात नहीं, कितने पीरियड की इनकम का टैक्स चाहिए? सरकार कह रही है 1 साल की इनकम बता और उसका टैक्स दे दे। मैंने कहा ठीक है, इनकम 1 साल की पता लगाने के लिए 1 साल खत्म होगा तो मैं उसकी इनकम निकाल पाऊंगा। सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 1 साल खत्म होगा तो इनकम निकाल पाएगा। अभी करंटली हमारा ईयर चल रहा है 25-26। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी ईयर चल रहा है 14-25 से लेकर 31 मार्च 26।
गवर्नमेंट कह रही है हाँ गगन भाई अपनी इनकम का टैक्स दे दे चुपचाप, वरना तुझे पता है कि हम जब टैक्स वसूलने पे आएंगे तो फिर तुम अपने कानों को हाथ लगाओगे। मैंने कहा हाँ अपराध हो गया था, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन आपके पास करवा रखी है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। मेरी क्वेश्चन का आंसर दो। सरकार मुझसे इनकम टैक्स मांग रही है, ईयर चल रहा है 25-26, तो 25-26 में जब सरकार मेरे से कहेगी टैक्स दो, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं आपको जो टैक्स दूंगा वो उस इनकम का दूंगा जो मैं निकाल सकता हूं। और मैं कौन सी इनकम निकाल सकता हूं? तो मैं निकाल सकता हूं इससे लास्ट वाला जो ईयर मेरा बीता होगा उसकी इनकम मैं निकाल सकता हूं। मैंने कहा क्योंकि ईयर नंबर 24-25 खत्म हो गया है तो मैं इसकी इनकम निकाल सकता हूं। तो ध्यान से रखना, गवर्नमेंट मेरे से किस ईयर में इनकम मांग रही है, तो जिस ईयर में वो मेरे से इनकम पूछ रही है इसको मैं कह सकता हूं कि ये सरकार का क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। मतलब जब सरकार मेरे से पूछ रही है, असेस करने का मतलब क्या होता है कि इस सरकार मुझे एग्जामिन कर रही है, मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है कि तुमने क्या कमाया, तो साइलेंट बात है लेकिन यहां पर कॉमन सेंस लगाओ तो मैं यही कहूंगा ना कि भाई मैं कौन सी इनकम की बात कर सकता हूं, पिछले साल की या इसी साल की। अगर 25-26 चल रहा है तो मैं अपनी 25-26 की इनकम कैसे बता सकता हूं, ये अभी चल रहा है। सरकार मुझसे 25-26 में पूछ रही है अपनी इनकम बताओ और अपना टैक्स बताओ, तो मैं कौन सा बता पाऊंगा, प्रीवियस वाला। इसको बोलते हैं प्रीवियस। कि जब भी सरकार मुझसे कहेगी गगन जब भी मैं तेरे से पूछूं इनकम बता, तो तूने क्या करना है, उसके पीछे वाले ईयर की इनकम को बताना है। मैंने कहा हाँ ये ऑब्वियस सी बात है। ओके, अगर सरकार ने किसी से 24-25 में पूछा होगा, 24-25 में पूछा होगा हाँ भाई इनकम की रिपोर्ट दे, तो उसने उससे पीछे ईयर की इनकम की रिपोर्ट सरकार को बताई होगी। यानी कि अब मैं आपके साथ दो रिलेटेड चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बच्चों को लग सकता है शुरुआत में ये सर थोड़ा अजीब नहीं है। सुनो, जब भी गवर्नमेंट आपसे डिटेल मांगेगी तो वो कहेगी गगन मुझे असेसमेंट ईयर 25-26 डिटेल चाहिए। तो आप ये समझ लो जिस साल में गवर्नमेंट मुझसे डिटेल पूछ रही है उस साल की डिटेल में गवर्नमेंट को नहीं बता सकता। तो सरकार कह रही है कि भाई मेरी बात का मतलब है कि तूने इससे पीछे साल की, इसके प्रीवियस ईयर की डिटेल मुझे देनी है। ओ, फिर गवर्नमेंट कहेगी कि जब 26-27 आएगा तो 26-27 में भी हम तेरे से पूछेंगे। जब हम 26-27 में तेरे से पूछेंगे तो तू क्या बताएगा, उसके पिछले साल की डिटेल बताएगा। ओ, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को क्या पड़ी है, सरकार सीधी सीधी क्यों नहीं बताती कि गगन ईयर 24-25 की डिटेल बता दे। ऐसा भी तो कह सकती है गवर्नमेंट कि भाई फाइनेंशियल ईयर 24-25 की डिटेल बता दे। तो सरकार कह रही है गगन देख, कानून किसका बनाया हुआ था, अंग्रेजों का। हम आजाद हो गए, हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। एक छोटी सी बात समझ ले कि हम जब भी तेरे से एग्जामिनेशन करेंगे तो जो साल हम बताएंगे तूने ऑटोमेटिकली क्या करना है, उसके पिछले साल चले जाना है। ओ, तो अब क्या है, गवर्नमेंट की ज्यादा लॉ को बदलने की कोशिश मत कर, तू ज्यादा इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि हमारे कानून बदल देगा, तेरे को कभी यहां दिक्कत आएगी कभी वहां आएगी, तेरे हिसाब से चलेंगे क्या, चुपचाप हमारे हिसाब से चल, है ना। तो हमने कहा अच्छा आपके हिसाब से चल लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा पहली तो एक बात समझ लो, एक टर्म होगी असेसमेंट ईयर। जिस साल में सरकार असेसी का एग्जामिनेशन कर रही है, सिंपल भाषा में समझ लो, सरकार जिस साल में असेसी का एग्जामिनेशन कर रही है। ओके, तो मैंने कहा असेसमेंट ईयर 25-26,
अब आपको मन बहलाने के लिए मैं कह रहा हूं सरकार एग्जामिन कर रही है, लेकिन अब आप सरकार की डेफिनेशन सुन लो। एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिफाइन असेसमेंट ईयर, अब आप लिखना शुरू करोगे, ज्ञान बताना शुरू करोगे कि ये वो साल होता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे से कमाई के बारे में पूछताछ करता है। वो कहेगा 0 नंबर, क्योंकि जो लॉ की डेफिनेशन है आपने वही लिखनी है। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बातें बता दी। तो पहले चलते हैं लॉ के पास और लॉ से पूछते हैं कि भाई साहब असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन बता दो, और आप हैरान हो जाओगे कि क्या डेफिनेशन लिखते हैं ये लोग। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। अगर सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो जबरदस्ती पंगा मत लेके उल्टा सीधा मत लिखना। असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, दैट्स इट। एक लाइन लिखो, चाहे ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया हो, फुल मार्क्स। सर लेकिन यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है कि जिस साल में इनकम एग्जामिन की जाती है। तो ये आप इनकम टैक्स को एक समझ लो, ये अंडरस्टूड होने वाला है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन असेसमेंट ईयर, तो आपने लिखना है असेसमेंट ईयर मींस, जहां मींस हो मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। तो सर इसका मतलब अगर हम कहें तो कई सारे असेसमेंट ईयर है। मैंने कहा बिल्कुल, बोलो कब से चलूं। सर असेसमेंट ईयर 2000 2001 ये भी एक असेसमेंट ईयर था। एवरी ईयर, डेफिनेशन समझो, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। इसका मतलब ये पीरियड रहा होगा 1/4/2000 से लेकर 31 मार्च 2001, ये 12 महीने खत्म हो गए। सर असेसमेंट ईयर 2001 2002, तो 1/4/2001 से लेकर 31 मार्च 2002। असेसमेंट ईयर 25-26, इसका मतलब 1/4/25 टू लेकर 31 मार्च 26। आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन, क्या असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है? डेफिनेशन में लिखा है कि हां असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है। ओ, अब अपने मन को समझा लो ना यार कि डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये एग्जामिन ईयर होता है, बट इसकी रेलिवेंसी होती है कि ये एग्जामिन ईयर होता है। ओके, इस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट आपसे एग्जामिन करेगी वो हमेशा प्रीवियस ईयर का एग्जामिन करेगी। यानी अगर 25-26 में गवर्नमेंट आपको एग्जामिन कर रही है तो वो एग्जामिन कर रही है 24-25 के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है कि इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसका मतलब यह है कि जब भी गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी तो हमेशा गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करेगी, क्योंकि जिस ईयर में गवर्नमेंट एक्सेस कर रही है आपको एग्जामिन कर रही है, वो ईयर खत्म ही नहीं हुआ, उसकी इनकम कैसे बताई जा सकती है? तो सर प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखो पहले असेसमेंट ईयर को डिफाइन कर रही हूं, ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, और फिर गवर्नमेंट कह रही है कि उसके ठीक पीछे का जो साल होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर जो साल होगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। लेकिन आम भाषा में अगर आप किसी बच्चे से पूछ लो प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो बोलेगा सर जिस साल में इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर। आप उससे पूछ लो असेसमेंट ईयर क्या होता है, बोलेगा सर जिस साल में गवर्नमेंट हमें असेस कर रही है, टैक्स कैलकुलेट करने को कह रही है, डिटेल भरने को कह रही है, रिटर्न भरने को कह रही है, वो असेसमेंट ईयर। ये दोनों बातें आप सही कह रहे हो, आम बोलचाल में सही कह रहे हो, पर एग्जाम में आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन एक्ट में लिखी है वही लिखना,
और जो प्रीवियस लिख किया वही लिखना। इसीलिए एग्जामिनर को पता है कि बच्चा तो यहां पर फिसलेगा, उसे टीचर कितना भी कह ले कि बेटे इस लाइन के पूरे मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ज्ञान डालेगा, इसलिए वो पूछेगा और आप लिखोगे, मार्क्स आएंगे नहीं। ठीक है। नाउ प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में एक छोटा सा पॉइंट और जुड़ा हुआ है, वो पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। वो कहता है कि प्रीवियस ईयर ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, हो सकता है कि आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, आप कह रहे हो हाँ सर मैंने ना नया इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस स्टार्ट किया। अब गवर्नमेंट पूछ रहे तुमने कब बिजनेस स्टार्ट किया, वो कह रहा है सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जुलाई को, उससे पहले मेरा बिजनेस नहीं था, मैंने 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं पूरे साल की इनकम कैसे बताऊं, है ना। या फिर कोई नया प्रोफेशन आपने स्टार्ट किया, या फिर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपका एग्जिस्टेंस में आया। सर मैंने पढ़ाई की, मुझे डिग्री मिल गई, मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे नौकरी मिल गई, तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन गया। 3 बातें सरकार कह रही है। आपने हो सकता है नया बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है आपने कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट किया हो। सर मैं डॉक्टर बन के आया था, मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आया था, मैंने चार्टर्ड अकाउंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और या मैं कोई और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेके आया था, मैं इंजीनियर बन गया हूं, जो भी। तो जिस साल आपका नया बिजनेस स्टार्ट होता है, जिस साल आपका नया प्रोफेशन स्टार्ट होता है, या जिस साल आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आता है, उस साल लेट अस सपोज ये है 25-26, दिस इज माय असेसमेंट ईयर। जैसी गवर्नमेंट ने कहा असेसमेंट ईयर, मैं समझ गया कि गवर्नमेंट मुझसे इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम पूछ रही है, विच इज टेक्निकली नोन एज प्रीवियस ईयर। गवर्नमेंट कह रही है गगन जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आपका स्टार्टिंग डेट ईयर के बीच में पड़ रही है फर्स्ट टाइम, तो आपका प्रीवियस ईयर हमेशा हमेशा यहां से स्टार्ट होगा और यहां खत्म हो जाएगा। यानी कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा, जब भी कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट होगा, जब भी कोई नई जॉब लगेगी, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, केवल पहले साल में हमारा प्रीवियस ईयर जो होगा वो लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है फर्स्ट ईयर में। इसीलिए डेफिनेशन में आगे लिखा है कि प्रीवियस ईयर ऑफ अ न्यूली सेटअप, अगर आपने कोई नया बिजनेस प्रोफेशन या नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट किया था, देन दैट शेल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ दैट बिजनेस प्रोफेशन और सोर्स एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आप इस डेफिनेशन को रट रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बात समझ में आ रही है कि पहले साल में प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम नहीं हो सकता है। आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, और कभी आपने गलती से लिख दिया कि भाई पहले साल सर ने कहा था 12 महीने से कम होता है, वो प्रीवियस ईयर के लिए कहा था। ठीक, ये दोनों डेफिनेशन आप याद कर लेना। अब डेफिनेशन हमेशा कहां होती है, सेक्शन नंबर 2 में, लेकिन प्रीवियस ईयर को गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 3 में। ये बात आप ध्यान रखना कि मैंने आपको सेक्शन 3 भी साथ साथ यहां पे टेकअप कर दिया कि सेक्शन 3 आपका डिफाइन कर रहा है प्रीवियस ईयर को। और यहां पर हमने आपको एक और डेफिनेशन पढ़वा दी, वो क्या है, असेसमेंट ईयर की। चलिए सर बात खत्म हो गई कि कोई और भी डेफिनेशन है। अब आप बुक में जाएंगे तो बुक में और भी डेफिनेशन मिलेगी। इनकम किसे बोलते हैं उसकी डेफिनेशन मिलेगी, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं उसकी मिलेगी, कैपिटल रिसीट किसे बोलते हैं उसकी मिलेगी, रेवेन्यू। लेकिन ये सब एग्जाम में आती नहीं है। तो ठीक है, बुक में बहुत कुछ होगा लेकिन आता नहीं है। अब एग्जाम में क्या आता है, मुद्दे की बात बहुत ही बार आता है। एग्जामिनर कहता है गगन
तूने अभी अभी बताया 2 टर्म, एक टर्म तूने हमें बोली असेसमेंट ईयर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। इस असेसमेंट ईयर में हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। ओके, नाउ दिस इज द रूल। इनकम टैक्स का रूल है कि असेसमेंट ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की इनकम को असेस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज जनरल रूल। ओके, अब मान लो गवर्नमेंट ने किसी एक इंसान को पकड़ा, कब? असेसमेंट ईयर में। गवर्नमेंट ने जब इसे पकड़ा तो ये कह रहा है भाई क्यों पकड़ रहा है, अगले साल बात करेंगे। क्यों? वो कह रहा है देख मैंने अपने प्रीवियस ईयर की इनकम तेरे को बता दी। बच्चे कह रहे हैं सर हमें बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये देखो दिस इज ईयर 25-26। नॉर्मली 25-26 में 24-25 में कमाई गई इनकम को सरकार एग्जामिन करती है, टैक्स मांगती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? गवर्नमेंट कह रही है सुन, 25-26 में ही गवर्नमेंट कह रही है सुन, तेरी इसी साल की इनकम को मुझे टैक्स करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। क्योंकि सरकार ने तो कहा था हम पिछले साल की इनकम की बातें किया करेंगे। अब 25-26 में गवर्नमेंट एक व्यक्ति को पकड़ना चाहती है, कह रही है कि भाई ईयर असेसमेंट ईयर 25-26, तो 25-26 की ही जो तेरी इनकम चल रही है ना इसके ऊपर टैक्स दे दे। तो वो कह रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल रूल के खिलाफ हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है यस देयर आर सर्टेन सिचुएशन विच आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। यानी इस एक्सेप्शन में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों एक ही हो जाएंगे और वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एग्जामिनर कहेगा बताओ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर, क्या इसकी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं? और ये वो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है। अब मैं तो टीचर हूं, मैं तो हर बार देखता हूं कि बहुत ही बार पूछता है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देयर आर 4 एक्सेप्शन। जब गवर्नमेंट अपने इस रूल को तोड़ देगी तुरंत आएगी और तुरंत कहेगी फटाफट अपनी इनकम को जैसे भी कैलकुलेट करना कर, मुझे बता, टैक्स दे दे। देयर आर 4 एक्सेप्शनल सिचुएशंस। और ये आज हमारा थ्योरी का इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपने कुछ नोट करना नहीं है, मैंने आपको नोट्स बना के दिए हुए हैं, आपने एज इट इज रट लेना है। मैं आपको केवल पढ़ के समझा देता हूं। पढ़िए, प्रीवियस ईयर रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब भाई एक ही साल की इनकम उसी साल में सरकार टैक्स कर रही है। दिस इज नॉट अ जनरल रूल, क्योंकि जनरल रूल में गवर्नमेंट हमेशा पिछले साल की इनकम उसको टैक्स करती है, लेकिन यहां पर जिस साल में एसेस कर रही है उसी साल की इनकम को भी एसेस कर लेती है। नाउ एज पर सेक्शन 4 इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। पिछले साल की इनकम को अगले साल में एसेस किया जाता है। ये सेक्शन 4 में लिखा था जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था। बट द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद हैं और लॉ की परेशानी यही है कि पूरे लॉ में गवर्नमेंट एक बात लिखेगी लेकिन दूसरे ही पल कहेगी कि नहीं नहीं हम इन सिचुएशन में अपने इस कानून को नहीं मानेंगे। एक आम इंसान से अगर आप पूछोगे कुछ भी तो अगले ही पल अगर वो अपनी बात से बदल जाए तो आप क्या बोलोगे? अबे अभी तो तू कुछ कह रहा था, अब तू अपनी बात बदल रहा है, एक बात पे रहे। लेकिन लॉ एक ऐसा है वो कभी भी अपनी बात पे फिक्स नहीं रहेगा, पहले बताएगा और फिर उसके अपवाद बताएगा। तो ये एक्सेप्शंस है। ये 4 पॉइंट्स, सॉरी 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये एक 5वां ऑप्शनल होता है। दरअसल 5 पॉइंट है। पढ़िए, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट कह रही गगन यहां पर हमारा अगर तू समझ सके तो एक लॉजिक है। वैसे लॉ में कोई लॉजिक नहीं होता, लॉ में जो लिख दिया वो फॉलो करना है, लॉजिक नहीं होता। लॉजिक सिर्फ आपको समझाने के लिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया था।
अब गवर्नमेंट कह रही है कि गगन तू समझा बच्चों को कि शिपिंग बिजनेस है एक नॉन रेजिडेंट का, याद रखना शिपिंग बिजनेस है किसका, नॉन रेजिडेंट का। आपको पता है इंडिया में बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट ज़्यादा होता है, और इंपोर्ट करने के 3 रास्ते होते हैं, या तो सी के रूट पे होगा, या रोड के रूट पे होगा, या एयर के रूट पे होगा, 3 होते हैं ना। अब ये जो इंपोर्ट होता है हमारे लिए इंपोर्ट है तो किसी दूसरे के लिए एक्सपोर्ट है। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, ये ज्यादातर शिपिंग के रूट से, सी के रूट से होता है, शिप के थ्रू होता है, सी के रूट से होता है। अब इतना सारा बिजनेस चल रहा है, कहने की बात ही नहीं है। आप तो सड़कों पे कहते हो बहुत ट्रैफिक है, अरे सी में बहुत ट्रैफिक है, और सारी लड़ाइयां सी रूट को लेकर के होती है। अगर आप न्यूज सुनोगे तो भाई मेरे को सी रूट ओपन चाहिए। तो शिपिंग कंपनी चल रही है। अब एक फॉरेन नॉन रेजिडेंट का मतलब है एक विदेशी एक शिपिंग कंपनी चलाता है, उसने अब उसकी शिप ने चाइना से माल लोड किया, इंडिया के अंदर लेकर आ गए। अब जब इंडिया में उसने माल को अनलोड किया, उसकी शिप खाली हो गई, तो यहां से वो खाली नहीं जाएगी, अब वो यहां से सामान भरेगी, अपनी शिप को लोड करेगी, चाहे वो सामान भरेगी, चाहे वो लोगों को भरेगी, चाहे वो कुछ भी भरेगी। आप जब जाते हो ना, आप फ्लाइट में जाते हो, बाय एयर जाते हो, बाय ट्रेन जाते हो, तो सामान भी जाता है, आदमी भी जाते हैं, लोग मतलब पर्सन भी जाते हैं, इंडिविजुअल जाते हैं। ऐसी शिप में होता है, चाइना से एक शिप आएगा तो कुछ लोगों को लाएगा, कुछ सामानों को लाएगा, कुछ और भी चीजें लाएगा। जब यहाँ पे खाली हो जाएगा तो यहाँ से खाली थोड़ी ना जाएगा, फिर यहाँ सामान भरेगा, लोगों को बैठाएगा, और जो भी चीजें फिर लेके आगे चला जाएगा। अब वो शिप किसकी थी, नॉन रेजिडेंट की। भारत सरकार कह रही है कि भैया तुम हिंदुस्तान में आते हो, कमाई करते हो, कमाई करते हो, टैक्स कहाँ है। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे देश का रूल है, अगले साल टैक्स ले लेना, मैं अगले साल आऊंगा ले लेना। सरकार कह रही है तेरा क्या भरोसा, तू अगले साल आएगा नहीं आएगा। कह रहे मेरे शिप रोज चलते हैं। सरकार ने कहा कौन जाने कल को तू मरा जाए, कल को तू अपनी शिप कंपनी किसी और को बेच के चला जाए तो क्या होगा, हम किससे टैक्स मांगेंगे। यानी कि अगर शिपिंग कंपनी हमारे देश के किसी व्यक्ति की है, अडानी की है, अंबानी की है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी है कोई दिक्कत नहीं, विदेशी की है तो दिक्कत है। तब सरकार कहती है कि नहीं अब तेरे लिए रूल नहीं लगेगा, तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब वो कह रहा है मेरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझो भाई, अभी तो मैंने शिप यहां से भरा है, मैं अपना P&L नहीं बनाऊंगा, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट P&L बनाएगा तभी तो आपको बताएगा, और वो तभी बना पाएगा जब मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी, अभी तो जर्नी शुरू भी नहीं हुई। सरकार कहते कोई बात नहीं, तेरा समाधान करते हैं, छोड़, तेरी इनकम को हम एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते, एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेशन में वाकई में टाइम चाहिए। तो सरकार ने बोला कि तूने जितना भी यहां से भाड़ा उठाया है, फ्रेट बुक किया है, उसका 7.5% तेरी इनकम हो गई। अब ज्यादा उससे ले नहीं सकते, इसलिए बहुत कम है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि गगन 7.5% ऑफ द फ्रेट जो उसको मिला है, ठीक है, वो उसकी इनकम मान लिया जाएगा, शेल बी डीम टू बी हिज इनकम, उसकी इनकम मान लिया जाएगा, और उसी पे उसको टैक्स कर दिया जाएगा, और फिर उसे कहेंगे भाई अब तू जा। ओके, अब क्या है जी, उसे हम टैक्स कर देंगे एट द रेट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी, जो भी विदेशी कंपनियों का रेट चल रहे उस पर टैक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 40%, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट कई बार रेट कम कर देती है फॉरेन कंपनी का, तो शायद मैंने इस रेट को, मुझे हो सकता है कम करना पड़ेगा, इतना फॉरेन कंपनी का रेट नहीं होगा, तो मैं ठीक कर दूंगा। चलो, एक तो ये सिचुएशन हो गया, बहुत लॉजिकल है कि भैया एक विदेशी है, उसकी शिपिंग कंपनी है, वो आया है यहां से कमाई करके जा रहा है, उससे टैक्स ना लिया तो अगली मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए अभी टैक्स ले लिया। सेकंड है पर्सन्स लीविंग इंडिया। दूसरा केस बहुत सिंपल है, दूसरा केस ये कहता है कि भाई एक व्यक्ति है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ईयर 25-26 में, मान लो नवंबर 25 में एक व्यक्ति भारत सरकार से अपने ईयर 24-25 की इनकम को एक्सेस करवा रहा है, और उसने असेसिंग ऑफिसर को बोल दिया कि भैया मेरी जो है ना विदेश में अब चाहे नौकरी लग गई है, या मैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के अब मैं जा रहा हूँ, फॉरेन में जा रहा हूँ,
तो फिर असेसिंग ऑफिसर कहता है कि भाई ठीक है, आपकी 24-25 प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स हो गई, लेकिन जब आप चले जाओगे तो इस वाले पीरियड की इनकम पे तो हमें कभी टैक्स मिल नहीं पाएगा, तो ऐसा करते हैं इस वाली इनकम को भी यहां पर टैक्स कर देते हैं। तो ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है, हाँ भारत छोड़ के जा रहा है असेसमेंट ईयर में, या फिर वो बहुत जल्दी ही असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद भी ये जाने की इंटेंशन में है, तो हमें अगला मौका नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं, तो उसकी जो भी टोटल इनकम बनती है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो इसी असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल से भी, साथ ही साथ इस असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल से लेकर अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जब वो जाने को कह रहा है उस तक की प्रोबेबल इनकम, क्योंकि एक्चुअल इनकम नहीं निकल पाएगी, तो प्रोबेबल इनकम को इसी असेसमेंट ईयर में टैक्स कर दिया जाए। अब ये जो सेकंड लाइन है ना, ये आपको आगे बहुत सारे पॉइंट्स में कॉमन मिलेगी। मतलब एक व्यक्ति असेसमेंट ईयर के अंदर, जिस साल में हम उसको एग्जामिन कर रहे थे पिछले साल के लिए, पता चला वो उस असेसमेंट ईयर में ही भाग जाएगा, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर भाई इस इनकम का क्या होगा, तो 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट ईयर अप टू जो भी उसका प्रोबेबल डेट बन रही है, वहां तक की इनकम को किसी तरीके से एस्टिमेट करके असेसिंग ऑफिसर टैक्स कर देगा। ओके, नेक्स्ट है इनकम ऑफ एओपी। एओपी क्या होता है? समूह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अलग अलग कुछ व्यक्तियों का समूह है जो कि ना कंपनी है, ना वो एचयूएफ है, ना वो पार्टनरशिप फर्म है, वो एक समूह है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर ये इंडिविजुअल लोगों का समूह है, या फिर ये कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना था। अब हो सकता है यहां पर ऐसी सिचुएशन आए कि 25-26 जो मेरा असेसमेंट ईयर चल रहा है उसमें हम किसी एक ऐसे समूह की इनकम को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना था, और उनको पता चला कि भाई ये वाला इवेंट तो इस असेसमेंट ईयर में ख़त्म भी हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे किसको पता है, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मान लीजिए मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 कंपनियों ने जॉइंट वेंचर किया था और वो वाला प्रोजेक्ट 25-26 में पूरा हो जाएगा। अब हो सकता है एक कंपनी फॉरेन की हो, फॉरेन की कंपनी है तो कहाँ से मिलेगी, तो जैसे असेसिंग ऑफिसर को पता चला अच्छा तुम्हारा ये प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट हो गया है, ओके तो फिर आ जाओ, इस साल की जो इनकम बन रही है उसको भी यहीं पे टैक्स करेंगे। तो अगर कोई ऐसी संस्था, पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स की, आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड होती है किसी इवेंट के लिए, किसी पर्पस के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर में जाके डिसॉल्व हो जाने वाला है, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर आपकी इनकम वही लाइन है 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट ईयर जो हमने ऊपर कही थी, 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट ईयर अप टू, अब यहां पर वो जा नहीं रहा, यहां पर वो इवेंट पूरा हो गया, अप टू द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, जब वो संस्था खत्म हो जाने वाली है वहां तक की उसकी इनकम को उसी असेसमेंट ईयर में टैक्स कर दिया जाएगा। ओ ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 को थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूं, पहले पॉइंट नंबर 5 को पढ़ लेता हूं। वहां पर वो इवेंट डिसॉल्व हो रहा है, यहां पर एक व्यक्ति असेसिंग ऑफिसर को कह रहा है नहीं, पहले पॉइंट नंबर 4 को ही पढ़ लेते हैं क्योंकि वो वाला पॉइंट जो है ऑप्शनल है। चलो ये पढ़ लेते हैं। अब यहां पर एक व्यक्ति खुद असेसिंग ऑफिसर को बता रहा है कि देखो भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। कह रहे ठीक है मैं बिजनेस चला रहा था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने अपना बिजनेस इस साल में बंद कर दिया है।
तो यहां पर भी वही वाली बात होगी कि टोटल इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, जब वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है वो उसी में टैक्स कर दिया जाए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां सरकार ने लिखा है एट द डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। गवर्नमेंट कह रही है कि वो व्यक्ति भले अपना बिजनेस बंद कर रहा है लेकिन वो विदेश तो नहीं जा रहा ना, है तो यहीं पर ही, उससे जल्दबाजी क्या है, अगले साल में टैक्स ले लेना। वो व्यक्ति कह रहा है कि यार अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मैं तीर्थ यात्रा तीर्थ धाम पे जाना चाहता हूं, मैं क्यों अपने ऊपर कर्जा अगले साल रखूं, फिर तीर्थ यात्रा अगले साल शुरू होगी, अभी ले लो ना। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है चलो यार देखते हैं, अगर कोई ज्यादा काम नहीं है तो आपका ये भी बोझ हल्का कर देते हैं साथ ही साथ। यानी कि पॉइंट नंबर 5 में कोई टैक्स की चोरी होने की दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए सरकार ने लिखा कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास समय होगा तो वो आपको अभी असेस करके निपटा देगा, और वो कर भी देता है, क्योंकि सरकारी अफसर को पता है भैया अगले साल अगर मेरा तबादला हो गया तो ये कमाई मेरी हट जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट, अब एक पॉइंट बच गया, अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति हेरा फेरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो जब कोई व्यक्ति हेरा फेरी करते हुए पकड़ा जाता है तो सरकार कहती है भाई तेरी इस हेरा फेरी का हिसाब तो हम अभी करेंगे, बाकी तेरे रेगुलर बिजनेस जो होंगी, तेरी रेगुलर इनकम जो होंगी वो रेगुलर तरीके से होती रहेंगी, लेकिन हेरा फेरी का हिसाब हम अभी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 5 केसेस बताए, जो आखिरी केस है वो असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन पे होता है, बाकी कंपलसरी है। ये बात हमने यहां पर लिख के आपको दी हुई है। ओके, हमारे पास अगर हम प्रीवियस एग्जामिनेशन देखें तो ये 4 ही क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे पूछे गए हैं, मुझे कोई 5वां दिखा नहीं। अब हमारी जो नई सिलेबस आई है उस नई सिलेबस में अब ये बताया गया है, 1-2 टर्म और ऐड कर दी गई हैं। एक को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और एक को हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अगली क्लास से मैं आपको टैक्स के प्रैक्टिकल समझाऊंगा। गवर्नमेंट कहती है गगन हम जो टैक्स लेते हैं ना, हम ऐसे लेते हैं कि पहले कुछ इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, फिर कुछ इनकम पर 5% ले लेंगे, फिर कुछ इनकम पर 20% ले लेंगे, फिर कुछ इनकम पर 30% ले लेंगे। ऐसे गवर्नमेंट ने ना स्लैब बनाई हुई है, नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगी। मान लो अगर एक पर्सन की 50 लाख की इनकम है तो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि पूरे 50 लाख पे 30% टैक्स देना है, वो कह रही है पहले इसमें से इतनी इनकम बाहर कर, इस पे कोई टैक्स नहीं देना, फिर इसमें से इतनी इनकम बाहर कर, इस पे 5% दे दे, फिर इतनी इनकम पे 20 दे दे, बाकी सब पे 30 दे दे। तो लोग बाग ये बोलते हैं कि सर आपने तो हमसे 30% टैक्स मांग लिया, बहुत ज्यादा मांग लिया। तो सरकार कहती है अपनी तरफ से, सरकार ना सेल्फिश है, आपसे कुछ भी कहूं, सरकार कोई भी हो सेल्फिश है, वो अपने अंदर खर्चों को कैसे कम किया जाए वो कभी नहीं देखना चाहती। और आपको पता है वो क्यों नहीं देखना चाहती, खैर ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। अब आप फाइनेंस मिनिस्टर से कह रहे हैं कि देखो मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम हमारे ऊपर कितना टैक्स का बर्डन डाल रही हैं, तो मोदी जी बोलेंगे हाँ जी मैडम क्या बात है, इतना टैक्स का बर्डन क्यों डाला हुआ है भोली वाली जनता के ऊपर। तो मैडम कहेंगी मोदी जी को कौन सा टैक्स ज्यादा पता है, घुमाएंगी, कहेंगे देखो 30% दिख रहा है लेकिन बर्डन 30% है नहीं। वो कह रहे क्या मतलब, कह रहे जैसे मान लो इसकी 50 लाख की इनकम है, इनकम कितनी 50 लाख, वो कह रहे हैं कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे ना तो इसका टैक्स मान लो आएगा 12 लाख। तो वो कहेंगी 12 लाख 50 लाख का कितना परसेंट हुआ ये बता दो। तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मतलब जो आपकी इनकम पे टैक्स बना वो रखो, नीचे इनकम रखो, टैक्स निकालोगे तो एवरेज रेट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की स्लैब में जो है ना रेट कम है, तो एवरेज करने से हमेशा टैक्स कम होगा। इसलिए हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा चालाकी से बोलेंगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो कैलकुलेट करो, वो तो कम आया, वो तो 25 ही आया है ना, तो 25 कौन सा कम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे समझ जाओगे। यहाँ सिंपल
वो क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का रूल होता है ना, एवरेज कर दो। तो यहां पर एवरेज करने में फायदा है, क्योंकि एवरेज में टैक्स हमेशा कम ही निकलेगा, 30 से कम निकल के आएगा। तो सर ये तो दूसरी बात होगी, तो इसीलिए सरकार को हमने कहा कि हम तुमसे बात करेंगे मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट कितना है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अब ये मार्जिनल टर्म ना होता तो अगर मैं आपसे कह देता मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स, तो आप आसानी से समझ जाते। खैर, इसको भी आप याद कर लेना एग्जाम के लिए। मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज द रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो अभी आपको पता नहीं, गवर्नमेंट का दिल भरता नहीं है, गवर्नमेंट पहले टैक्स लेती है, फिर टैक्स के ऊपर और टैक्स डाल देती है, एडिशनल बर्डन। जैसे आप जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाजार में जाते हैं चाट पकौड़ी खाने, भैया थोड़ी चटनी और डालियो, आपको मजा आ रहा होता है चटनी और डालियो, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा है ऊपर से और ले रहा है मुझसे। अब तो नए रेस्टोरेंट में लिखा होता है, अगर आपने हमसे अलग से चटनी मांगी, अलग से छोले मांगे भटूरे के साथ, अलग से अगर आपने हमसे सांभर मांगा, हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन सरकार लेती है, कहती है भाई तूने 30% दे दिया, ठीक है ऊपर और दे दे। और आप कितना भी गुस्सा आए देना पड़ता, भी सरकार ने लिखा है। तो मैक्सिमम माइनर रेट ऑफ टैक्स मतलब रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम। जो अब आप स्लैब बनाओगे, उसका जो हाईएस्ट रेट होगा, उसके ऊपर भी जो सरकार छुपा के चुपके से एक्स्ट्रा सेस लगाएगी, वो सब जोड़ जाड़ के, सरचार्ज जोड़ जाड़ के जो बनेगा, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। तो ये जो स्लैब रेट का कंसेप्ट होता है ना, ये इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होता है, एओपी बीओई पर एप्लीकेबल होता है। तो इसमें हमने ये बात लिखी है, और ये थोड़ा सा पिछले साल की बात को लिख दिया है, थोड़ा इसको अपडेट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर हमारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म हो जाती है। आपको ये नोट्स मिलेंगे ना तो अपडेट होंगे। एक बात बता दूं कि जब भी आपको नोट्स मिलेंगे, अगर क्लास में कोई पॉइंट निकल के आया, थोड़ा सा हल्का सा 19-20 अपडेशन करके फिर हम वेबसाइट पे या आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल सारे कंसेप्ट बता दिए। अब इंट्रोडक्शन चैप्टर के हम प्रैक्टिकल जो कंसेप्ट हैं कि टैक्स रेट क्या है और टैक्स रेट को कैसे निकाला जाता है, ये समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सारा जो मैंने बताया इसको रट लेना है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, जो मर्जी पुराना पेपर उठा के देख लो, आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चन इन्हीं 5-6 कंसेप्ट में से मिलेंगे। अब आपको मैंने बताया, जब आप बुक खोलेंगे आप कहेंगे सॉरी तो बहुत सारा था चैप्टर नंबर 1 में, वो सब इररेलेवेंट था। इसी तरीके से जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, कम में आ जाएंगी। और इसीलिए इनकम टैक्स आपको मुझसे पढ़ने में हमेशा दूसरों के कंपैरिजन में कंफर्टेबल लगेगा। अब मैं आपसे क्या मांगता हूं, सिर्फ ये मांगता हूं कि भाई मेरी वीडियोस को आप अपने तक मत रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शायद किसी के भले के साथ मेरा थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्लास से हम आपको प्रैक्टिकल सिखाना शुरू करेंगे, और यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर ये इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणित थोड़ी सी कठिन होती है। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू। अरे कहाँ गए, आ जाओ।